सुप्रभात बच्चों। आओ हम आज एक विदेशी कहानी अन्याय का विरोध पढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखोव। अंतोन चेखोव ने बहुत ही छोटी आयु में ही लिखना आरंभ कर दिया था। उनका जन्म सन 1860 में रूस के तागानरोग नामक शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में 19वीं शताब्दी के 9वें दशक के रूसी समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है। उनकी मृत्यु सन 1904 में हुई थी। लेखक के अनुसार मानव समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करते हैं। यह सही नहीं है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे अन्याय को सहना भी उतना ही अनुचित है जितना कि अन्याय करना। लेखक के अनुसार अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी ही चाहिए। अर्थात मानव समाज जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम समाज कह सकते हैं। उनमें से ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात लोगों को पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लोगों पर अन्याय नहीं करना चाहिए, न ही अन्याय सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय सहना भी वैसे ही है जैसे किसी के ऊपर अन्याय करना। लेखक के अनुसार हमें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आगे हम कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? लेखक अपनी गवर्नेंस अर्थात उनके बच्चों की देखभाल करने वाली आया, जिसे हम आया कह सकते हैं, वह उनके बच्चों की देखभाल करती थी, उन्हें पढ़ाया भी करती थी। वह उसे बुलाते हैं क्योंकि उनकी गवर्नेंस जो है वो कभी भी अपने काम के पैसे नहीं मांगती थी। इसलिए लेखक एक दिन उसे बुलाते हैं कि उसका पैसा उन्हें हिसाब किताब करके उन्हें दे दें, और उसे कहते हैं, अपने कमरे में बुला के उसे कहते हैं कि आओ जूलिया, बैठो और आज हम तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन तुम कभी अपने मुंह से मुझे मांगोगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे हिसाब करके दे देता हूँ। वैसे तुम्हारे पैसे, तो मेरे घर में काम करने के लिए कितने पैसे तय हुए थे? तनख्वाह के लिए कितने पैसे तय हुए थे? 30 रूबल महीना तय हुआ था ना। रूबल माने रूस की जो पैसा, रूस का जो पैसा है, रशियन मनी जिसे हम कहते हैं रूबल, रूस का पैसा, वह हमारे भारतीय रुपए 1 रुपए के बराबर होता है। उसे वहाँ पे रूबल के नाम से, जैसे हम लोग रुपया कहते हैं, वो लोग वहाँ रूबल के नाम से जाने जाते हैं रसिया में। लेखक कहते हैं कि 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तब जूलिया कहती है, जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जब लेखक उसे कहते हैं कि 30 रूबल महीना तय हुआ था, तब जूलिया दबे स्वर में धीरे से कहती है कि नहीं, 40 रूबल तय हुआ था। तब
लेखक फिर से कहते हैं कि नहीं, मैंने तो डायरी में नोट करके रखा है और मैं मेरे बच्चों को जितने भी गवर्नेंस आज तक काम किए हैं मेरे घर में बच्चों के लिए, उनको मैं हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। फिर वे उससे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं क्या? तब जूलिया कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जब जूलिया कहती है कि नहीं 40 रूपल महीना तय हुआ है, तब ये कहते हैं कि नहीं, मैंने लेखा कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने डायरी में नोट करके रखा है, मैंने अपने जितने भी गवर्नेंस अब तक हमारे घर में काम करते हैं उनको 30 रूबल महीने ही देता आया हूँ, और वैसे तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं। तब जूलिया फिर से कहती है कि जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तब लेखक फिर कहते हैं, फिर ये आश्चर्य होते हुए कहते हैं कि क्या कह रही हो? तुमने ठीक 2 महीने ही मेरे यहाँ काम किए हैं, मैंने तो अपने डायरी में भी नोट करके रखा है, और 2 महीने के पैसे 60 रूबल बनते हैं, अर्थात 60 रुपये। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब तुमने महीने में एक दिन भी नागा न किया हो, नागा अर्थात छुट्टी न ली हो। हमारे यहाँ भी बच्चों, हमारे यहाँ भी जब कोई काम करने वाली मेड सर्वेंट आती है, बाई आती है, तो हमारे यहाँ वो कभी कभी वो नागा कर जाती है। नागा माने काम से छुट्टी मार देती है, वो काम करने नहीं आती है, तो हम लोग तो उसके पैसे नहीं काटते, लेकिन यहाँ पे लेखक जो हैं वो उसके छुट्टी के पैसे काट रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम भी नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई, कोलिया उनकी बेटी है, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। यह इतना कहते हुए वो उसके लेखक जूलिया से हिसाब किताब करने लगते हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। इधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था, मेरी बीबी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे बन गए? 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलछलाए, उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बच्चों, कोलिया उनका बेटा था, बेटी नहीं थी। जब लेखक उसके छुट्टी, जिस दिन वह छुट्टी की रहती है, उसका भी हिसाब करके पैसे देने की बात करते हैं, तो जूलिया का चेहरा पीला पड़ जाता है, अर्थात वह बहुत ही माने दुखी हो जाती है, डर जाती है, और बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। माने घबराई हुई वह अपने ड्रेस काम करते करते उसके ड्रेस में हम सिकुड़न आ गई होती है। कभी कभी हम लोग जब घर में काम करते रहते हैं या बैठे भी रहते हैं, तो हमारे जो कपड़े हम पहने रहते हैं उसमें कई सलवटें आ जाती हैं, उसे सिकुड़न कहते हैं। वह उसे दूर करने लगी, माने खींचने लगी घबरा के, लेकिन मुंह से एक शब्द भी वह नहीं कहती है। तब लेखक फिर आगे कहते हैं, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, माने 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन का तुमने काम नहीं किया,
मतलब यह कि 12 रूबल कट गए उसमें से। फिर वो आगे कहते हैं कोलिया 4 दिन बीमार रहा, उनका बेटा 4 दिन बीमार रहा, तो और तुमने सिर्फ तान्या को पढ़ाया। माने कोलिया 4 दिन बीमार रहा, उसने तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, सिर्फ तान्या ही पढ़ी थी। तो इसके लिए उन्होंने उसके पैसे भी काट लिए। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था, जूलिया के दांतों में दर्द था, इसीलिए उसने काम नहीं किया था उस दिन भी। मैंने आधे दिन की छुट्टी, उनकी पत्नी ने उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी थी दांतों में दर्द रहने के कारण। तो इस तरह तुम्हारे नागे हुए छुट्टी, माने तुम्हारे छुट्टी हुए 12 और 7 19 नागे, माने जूलिया को वे कहते हैं। और फिर वे हिसाब करके कहते हैं कि 60 में से 19 तुम्हारा उसका हिसाब बनता है 41 रुपये रूबल बनते हैं, अर्थात रुपये 41 रुपये 41 रुपीस। यह सब सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से खांसा और अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसने मुँह से एक शब्द नहीं कहा। अपना इतना सारा पैसा करता हुआ देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके आँख से आंसू निकल आते हैं और आँख से आंसू निकलने के कारण उसके नाक से भी पानी बहने लगते हैं। तो उसने अपनी नाकों को पोंछा, लेकिन मुझसे उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि आप मेरा इतना पैसा क्यों काट रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं, हाँ, एक बात तो मैं ही भूल ही गया था। मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ खरोंचें लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे ना। लेखक किसी तरह जूलिया को पैसे देने के लिए हिसाब किताब करते रहते हैं और वो इसे कहते हैं कि 60 रूबल में से 41 रूबल वो उसे देने की बात कहते हैं। फिर वे याद करते हैं कि उनकी डायरी में पढ़ते हुए याद आता है कि जूलिया ने तो 1 जनवरी को उन्हें चाय देते समय उसके हाथ से चाय की प्याली तोड़ डाली थी, जो वह प्याली बहुत ही कीमती थी। प्याली माने प्लेट जिसे हम कहते हैं, वह बहुत ही कीमती थी। इसीलिए लेकिन उसके 2 रूबल ही काटूंगा करके वो कहते हैं, ज़्यादा नहीं काटूंगा करके कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने काम में ध्यान देना, तुम्हारे कारण कितना नुकसान हो रहा है। तुमने उस दिन ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया भी देखो कैसे पेड़ में चढ़ गया और पेड़ में चढ़ने के कारण उसके जैकेट फट गए। अब उसका भी पैसा कौन भरेगा? मुझे ही भरना पड़ेगा। इसलिए मैं उसके जैकेट के पैसे भी मैं तुम्हारे पैसों से काट लेता हूँ। इस तरह वह 10 रूबल और काट लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के जूते चुरा लिए, उसके भी पैसे वो काट लेते हैं। और वे कहते हैं कि तुम सभी को इतनी ढील दोगी, अपने काम में इतनी ढील दोगी तो सब कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ही तुमसे। और इसीलिए नौकरानी भी फ़ायदा उठाकर तुम्हारे पैसे तान्या के जूते चुरा कर ले गई। अब उसके पैसे तो तुम्हें भरने पड़ेंगे। और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बोलो, तुमको पैसे देने पड़ेंगे। जूतों के 5 रूबल होते हैं। यह वे हिसाब किताब करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तब जूलिया दबी जबान में कहती कि जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। माने लेखक
लेखक को जूलिया कहती है कि आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न होता हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 15। क्यों, हिसाब ठीक है ना? तब लेखक फिर से लेखक आगे कहते हैं जूलिया से कि मैंने तुम्हें जनवरी में 10 रूबल दिए थे। जूलिया कहती है कि दबी जबान से कहती है, फिर डरी समी सी, नहीं, आपने मुझे कुछ भी रुपए नहीं दिए थे। लेखक भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो अपनी डायरी में नोट करके रखा था। तुम्हें यकीन नहीं तो क्या दिखाऊँ मुझे मैं अपनी डायरी तुम्हें? तुम स्वयं ही देख लो। जूलिया कहती है कि जी नहीं, जब आप कह रहे हैं तो सच ही होगा, आपने लिखा ही होगा। दिए नहीं, दिए ही होंगे करके वो फिर से कठोर स्वर में, कड़े स्वर में वे कहते हैं। फिर वे आगे हिसाब करते हुए कहते हैं कि 27 रुपया माने इन सभी चीज़ों के 27 रुपये हुए, इसलिए 27 में से 41 रुपये में से 27 रुपये जब घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं? 14 रुपये बचे, 14 रूबल बचे। और वह उसे पूछते हैं कि क्यों, हिसाब ठीक है कि नहीं करके। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछलाया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा लो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये हैं 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूलिया अपनी आंखों में आंसू भर जाता है। जूलिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं इतने सारे पैसे वे करते देखकर। किसी का भी, कोई भी दुखी हो जाएगा जब अपना मनुष्य इतना जब मेहनत से काम करता है और जब उसके पैसे इस तरह ज़बरदस्ती काट दिए जाते हैं बिना मतलब के, तो कोई भी दुखी हो जाएगा। तो इसी तरह जूलिया भी बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और फिर वो कहती है कि कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि मेरे को अभी तक किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे, केवल आपकी पत्नी ने एक बार दिए थे, वह भी 3 रुपये। तब लेखक आश्चर्य हो जाती, कह रही, ये तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई नहीं, तुम्हारी मालकिन ने भी मुझे बताया, अब तो अनर्थ हो गया रहता। अनर्थ माने बहुत बड़ा कांड हो गया, जैसे वो कहते हैं। अब मैं इसे भी अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, और इसको भी मैं घटा देता हूँ, तुम्हारे काट देता हूँ, तो तुम्हारे बचते हैं 11 रुपये। 3 रूबल काटने से बचते हैं तुम्हारे 11 रूबल। अब ये रही तुम्हारी तनख्वाह, और ये देख लो, और ठीक है ना करके उसे कहते हैं। उसे उसकी तनख्वाह जो है 60 रुपये में से ये इतने सारे पैसे काट कर उसे 11 रुपये उसके दे देते हैं। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिया, और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। जूलिया जो है, जब लेखक उसे इतने सारे हिसाब किताब करके पैसे 60 रूबल में से काट कर 11 रूबल ही उसे देते हैं, तो जूलिया चुपचाप ले लेती है, कुछ भी नहीं कहती, और अपने जेब में उसे भर लेती है, ठूंस लेती है माने भर लेती है, और चुपचाप धीरे से विनीत स्वर में माने नम्रतापूर्वक वह उसे धन्यवाद भी कहती है। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया।
मैंने ऊंचे स्वर में कहा, लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। लेखक को जब वह धन्यवाद करती है तो लेखक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह कमरे में टहलते हुए कहते कि धन्यवाद किस बात का। तब जूलिया कहती कि आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। तब लेखक रह नहीं पाते हैं और भी गुस्से क्रोधित हो जाते हैं और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, तुमको जबकि अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह के सारे पैसे काट लिए और केवल 11 रुपये दिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, धोखा दिया है और फिर मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम्हारे साथ अन्याय किया, फिर भी तुम समझती हो, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। ये उसे डांटते हुए कहते हैं। तब जूलिया कहती कि जी हाँ, मैंने तो जहाँ जहाँ काम किया वहाँ तो मुझे बाकी लोगों ने एक पैसा भी नहीं दिया, आपने तो कम से कम मुझे पैसे दिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी ही। वह नम्रतापूर्वक धीरे से कहती है। वह लेखक के क्रोध में लेखक को ऐसा लगता है जैसे उनके क्रोध पर उसने ठंडा पानी मारते हुए कहा हो, मैंने उसके क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा पानी मारा हो। जैसे जब बच्चों तुम लोग देखे होगे, जब घर में हम दूध गर्म करने के लिए रखते हैं तो दूध जब उफन जाता है, गुब्बारा की तरह वो ऊपर उठने लगता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, उसमें पानी का छींटा मार देते हैं तो दूध जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी तरह जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो, क्रोधित में हो, तो हम उसे नम्रतापूर्वक प्रेम से अगर कुछ बातें करें तो उस व्यक्ति का क्रोध जो है वो अपने आप शांत हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह लेखक के क्रोध को जब यह बताती है, जूलिया यह बताती है कि उसने जहाँ भी काम किया उन्होंने तो कोई भी पैसे उसे नहीं दिए, लेकिन आपने पैसे दिए इसलिए मैंने आपको धन्यवाद कहा। तब लेखक आश्चर्य हो जाते हैं और उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियों को सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्लज, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस लेखक को आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि जहाँ भी तुमने काम किया किसी ने भी तुम्हें पैसे नहीं दिए। फिर वह उसे समझाते हुए धीमे से कहते हैं कि देखो जूलिया, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ इस तरह का निर्दयी व्यवहार किया, क्रूर व्यवहार किया, मजाक किया, ताकि तुम सबक सीख सको, तुम समझ सको। फिर वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम देखो, तुम्हारा एक पैसा भी मैंने नहीं लिया है, तुम्हारे 80 रूबल रखे मैं अभी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया। क्या ज़रूरी है कि इंसान अच्छा कहलाने के लिए इतना कमज़ोर, कायर और मूर्ख
बन जाए कि उसके साथ हमेशा अन्याय होता रहे और उस अन्याय का विरोध ही न करे, बस चुपचाप सारे लोगों की ज्यादतियाँ को सहता रहे, अन्याय को सहता रहे। नहीं जूलिया, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। बच्चों, प्राय देखना कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो चुपचाप उनके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ की जाती हैं वो चुपचाप सहते रहते हैं। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारे कक्षा में कोई बच्चा ऐसा होता है जो उसको तुम जितना भी तंग करो फिर भी वो कुछ नहीं करता, चुपचाप सहता रहता है और तुम्हें उसको तंग करने में मज़ा आता है। लेकिन ये गलत बात है। कभी भी हमें किसी कमज़ोर को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह लेखक भी उसे समझाते हुए, जूलिया को समझाते हुए कहते कि हमें कभी भी किसी की ज्यादतियाँ नहीं सहनी चाहिए, अर्थात किसी का अन्याय नहीं सहना चाहिए ऐसा, और न ही खामोश रहना चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हमें कठोर और निर्लज, बेशर्म और हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें अपने पहचान को बनाए रखना है तो हमें अपने इस संसार, कठोर संसार और निर्लज और हृदयहीन संसार से हमें लड़ना पड़ेगा। अपनी पहचान स्वयं लड़कर अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना पड़ेगा, अर्थात पूरे जोश से लड़ना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। तभी हम अपनी पहचान बना पाएंगे। फिर वे जूलिया को समझाते हुए कहते हैं कि मत भूलो जूलिया, इन संसार में डरपोक और कमज़ोर व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमें कभी भी डर कर नहीं जीना है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है, न ही हमें किसी का अत्याचार और अन्याय सहना है। अगर हमारे साथ कोई बिना कारण अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना है, न कि हम चुपचाप उसकी ज्यादतियों को हमें सहना है, उसके अन्याय को हम सहें। हमें उस अन्याय के विरोध में हमें आवाज़ उठानी है। ठीक है बच्चों, अभी आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे।